हाय फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह, उजाला कंप्यूटर सेंटर उमरैन। आज हम आपसे नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेसन हमारा 8वां है RSAT कोर्स में। देखिए, हमने बहुत सारे जो पिछले टॉपिक लिए उनमें भी हमने आपसे बहुत सारा डिस्कस किया और इस टॉपिक में हम कुछ आपसे नए नए टॉपिकों के बारे में इसमें डिस्कस आपसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात है, जब भी कोई टॉपिक करें, टॉपिक को एक बार आप हल्की सी नज़र से आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसको थोड़ा डीप में देखें। 2-3 बार यदि किसी लेसन को देखते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो फीड हो जाता है। तो करना क्या है, 2-3 बार देखना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुँच के लिए। राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुँच के लिए बात करें, सबसे पहले क्या करा गवर्नमेंट ने, जैसे पिछले अध्याय में बहुत सारे शुरुआत किए थे, इसी तरह इसमें शुरुआत की है सिंगल साइन आईडी की, SSO आईडी। हर भारतीय नागरिक की सभी की SSO आईडी बन रही है, ठीक है, आप भी बनवा सकते हैं, परंतु सभी की आईडी अलग अलग है। अब इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉगिन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है। गवर्नमेंट ने क्या करा है कि आपको एक SSO आईडी प्रोवाइड करा रही है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके आईडी बना सकते हैं और उसमें जो विभाग के बहुत सारी जो ऐप्स हैं, विभाग की बहुत सारी साइटें हैं, उन साइटों को सभी को एक SSO आईडी के अंदर डाल दिया है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको 50 विभाग, जो 200-250 विभाग हैं, उनकी साइटों पर्टिकुलर किसी को जानने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर किसी का आईडी पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इस पोर्टल पर जाकर SSO आईडी पर जाएंगे तो आप यहाँ से सभी विभाग को देख सकते हैं, सभी का आइकन दिखाई देंगे, जिस पर आपको काम है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है या इसकी विशेषता है या इसके लाभ आप समझ सकें जो भी आप। आगे देखिए, जिसे SSO या सिंगल साइन ऑन के सुविधा के नाम से इसको क्या है जाना जाता है। सिस्टम में एक नागरिक राजस्थान सरकार से के एक से अधिक विभागों द्वारा की जाने वाली ई सेवाओं के लिए सिंगल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन कर सकता है। इसमें क्या है कि एक आईडी, आपको एक आईडी दी जाती है, एक पासवर्ड दिया जाता है, उसको कहीं भी आप राजस्थान में कहीं भी खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप, और राजस्थान मतलब पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी खोल सकते हैं और खोलने के बाद उस पर आप काम कर सकते हैं। इसमें देखिए, एक सबसे बड़ा बात दे रखा है कि SSO सिंगल का प्रयोजन क्या था, मतलब गवर्नमेंट इससे क्या चाहती है। देखिए, आपसे क्या चाहती है कि SSO आईडी बने, उससे क्या फ़ायदे हो, क्या नुकसान हो, चीज़ देखिए। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक व्यक्ति एक पहचान, जैसे देश एक इस तरह से है तो एक देश एक पहचान एक आधार, इस तरह से इसमें दे रखा है। एक व्यक्ति एक पहचान राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप किए गए डेटा सेट को, दस्तावेजों को एक साथ एकजाई करना होता है। इससे SSO आईडी से क्या होता है कि तुरंत पता चल जाता है कौन कौन क्या है, क्या फिगर्स हैं, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं। दूसरी बात, सेवा प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों और हल्फनामों की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ये चीज़ की सबसे बड़ी बात है, कोई हल्फनामा देने की जरूरत नहीं है, कोई उसकी चीज़ों की आपको इंटरफेस आइडेंटिफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, नेक्स्ट, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस की आपको प्रोवाइड कराए कि इस आईडी पर जाकर आप विभाग की, राजस्थान विभाग की बहुत सारे जो ऐप्स हैं, बहुत सारी साइट हैं, बहुत सारे विभाग हैं, उनकी जानकारी आप एक ही साइट पर आप देख सकते हैं, मतलब एक ही ऐप पर देख सकते हैं जिसका नाम है SSO आईडी, ठीक है। नागरिक के लॉगिन का निर्माण, अब हम बात करते हैं इसमें। देखिए कि आप SSO आईडी के बारे में डिस्कस कर चुके, इसके क्या फ़ायदे हैं कि इसमें आप कोई भी जाकर आपके गवर्नमेंट के जितने भी फार्म्स हैं, स्कूल कॉलेज हैं, बिजली के बिल हैं, नल के बिल हैं, इंश्योरेंस, दुनिया भर की आप जो आप एक ई मित्र पर काम करते हो, वो सारे ई मित्र काम आप SSO आईडी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉगिन करने का निर्माण क्या है। लॉगिन करने के लिए इसमें देखिए, आप इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लॉगिन करने से पहले इसकी जो साइट है https:// और sso.rajasthan और .gov.in/register, तो आप इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जरूर नहीं ये साइट याद हो आपको, SSO आईडी लिख दो, आप गूगल पे जाकर कुछ भी आप लिखेंगे SSO आईडी, जैसे आप लिखते हैं टूटी फूट लिख सकते हैं, वो लिखें और लिखने के बाद आपके पास गूगल पे पेज दिखाई देगा, तो आप उस पर SSO आईडी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो उस पर जाएँ
और उस पर जाने के बाद आप इस पर देखिए क्या करना है, एसएसओ आईडी पर जाएंगे तो उसमें आपसे अलग अलग एसएसओ आईडी बनने के लिए पूछता है। देखिए कैसे कि यह पेज विभिन्न वर्ग जैसे नागरिक, उद्योग, सरकारी कर्मचारियों और अलग अलग के लिए अलग अलग आईडी आपको इसमें प्रोवाइड कराता है। ये सबसे बड़ा इसका ये है कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो अलग आईडी बनती है, उद्योगपति हैं तो अलग आईडी बनेगी, कर्मचारी हैं तो अलग बनेगी, प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपकी अलग आईडी बनती है। तो इस तरह से सभी तरह के सभी वर्गों की अलग अलग आईडी इसमें एसएसओ आईडी डिवाइडेड की गई है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नागरिकों के लिए सिटीजन। देखिए कि अब आपको एसएसओ आईडी अपने बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, पहली बात तो ये, और भामाशाह कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फेसबुक हो या गूगल अकाउंट हो या उद्योग आधार कार्ड हो या व्यापार पंजीकरण हो या सरकारी कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन हो। इनमें से आपके पास कोई भी से आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या सूचना है तो आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। नॉर्मल में आप सीधा सीधा कह सकते हैं, जैसे नॉर्मल में आप बना रहे हैं तो आप फेसबुक से भी आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं, गूगल अकाउंट से बना सकते हैं, जन आधार या भामाशाह कार्ड से बना सकते हैं, और आपके पास इन सभी से आप क्या बना सकते हैं, अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। अब देखिए एसएसओ आईडी बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप अपना एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे आप क्या करेंगे, आपका ईमेल आईडी है उसका, जैसे मान लीजिए मेरी है bhim.singh505 है @gmail.com है, तो @gmail.com को हटा देंगे, ठीक है। उसको टाइप कर देंगे, टाइप करके आप पहले उसमें नाम लिखें, नाम लिख के ये लिख दें, टाइप करें, फिर आपका सारे इन्फॉर्मेशन वो पेज में पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएगा। नंबर कराने के बाद फिर आपसे दोबारा उसमें आप जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, दोबारा आप डालेंगे। डालने के बाद जैसे आपकी एसएसओ आईडी खुलती है, एक आपके सामने पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद उसमें आप अपना नाम, फुल नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, आप स्टेट, जिला, पंचायत समिति, गांव, पिन कोड नंबर, आधार कार्ड, भामाशाह या जन आधार कार्ड, जो भी आपकी सूचना है वो सारे इसमें आपसे एक बार फिल कराता, शुरुआत में फिल कराता, हर बार नहीं कराएगा आपसे, खाली एक बार शुरुआत में। जैसे आप उन सारी सूचनाओं को फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है सेव का, सेव आप कर सकते हैं उन सूचनाओं को, सभी सूचनाएं जो होती हैं। और करने के बाद हमारे पास जैसे हम इस पर जाते हैं ऑप्शन पर, देखिए इस पर जो आपका डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी आपको ऐप दिखाई देंगे, छोटे छोटे से आइकन दिखाई देंगे अलग अलग, जिस कंपनी जिसका आपका डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट का आपको ऐप दिखाई देगा, उस पर आप काम कर सकते हैं, क्लिक करें काम करें। परंतु इसमें आपको दो फायदे रखे हैं एसएसओ आईडी में। आप चाहें तो इसमें आप आधार कार्ड से इनेबल कर सकते हैं, आधार से मतलब फिंगर मशीन लगाकर, आप अंगूठा लगाकर भी आप अपने इनेबल कर सकते हैं। आप चाहें तो ओटीपी से भी खोल सकते हैं अपनी आईडी, मतलब आप खुद के अपने पासवर्ड से भी खोल सकते हैं, ओटीपी से खोल सकते हैं और फिंगर मशीन लगाकर भी आप इसको खोल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा फ़ायदा आपके लिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। परंतु ज़्यादातर जो आम यूजर हैं उनके लिए आप सीधा पासवर्ड से खोल सकते हैं, और जिनके पास ई-मित्र है वो आप पासवर्ड से खोल सकते हैं, ओटीपी से खोल सकते हैं। ये सारे आप सुविधाएं दे रखी हैं। अगला नेक्स्ट देखिए, इसी में नागरिक सेवाएं प्राप्त करना। देखिए नागरिक सेवाओं प्राप्त करने के लिए एविल सिटीजन सर्विस, तो इसमें क्या है कि नागरिक हैं जो एविल सर्विस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन कौन सी सर्विस प्राप्त करते हैं, इसके लिए दे रखा है वेब पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र। हम एसएसओ आईडी के द्वारा हमारे पास इसमें एक आइकन आता है जिसे आता है ई-मित्र। ई-मित्र पर क्लिक करके यहाँ से आप पानी का बिल, बिजली का बिल, नल का, दुनिया भर के जो भी काम, इसको कॉलेज की फ़ीस जमा करना या किसी का स्कॉलरशिप का फॉर्म है और क्या क्या दुनिया भर का डेटा दे रखा है। तो ये सारे जो एसएसओ आईडी पर जो 200-250 डिपार्टमेंट के जो काम है वो सारे काम आप इस एसएसओ आईडी के अंदर मतलब ई-मित्र के पोर्टल पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, इसी में हमारे पास दे रखा है ई-मित्र का दे रखा है। ई-मित्र पर जाकर आप इसमें आपके पास दे रखा है कि बिलिंग पेमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आपकी बुक में दे भी रखा है कि स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि किस तरह से आप कोई बिजली का बिल है या नल का बिल है तो आप किस तरह करें। आपको मान लीजिए जैसे राजस्थान का बिल जमा करना है तो जयपुर डिस्कॉम पे जाएं और जाते के साथ उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे के नंबर पूछेगा, उसमें के नंबर डालना है। के नंबर जैसे आप डाल देते हैं
जैसे ही आप के नंबर डालेंगे, के नंबर डालने के बाद तो इसमें आप यहाँ से देखिए, हमने बात कर रहे थे इसी में बिजली का बिल पर, नल का बिल हो या बिजली का बिल हो, तो आपको उसमें आपका एक के नंबर आता है। के नंबर आपका विशेष पहचान दी जाती है। उस के नंबर को आप उसमें डालेंगे तो आपके पास पूरा बिल है आपका, जो जिस महीने का बिल है वो पूरा आपके पास व्यूमेंट पूरा दिखाई देगा, कितना बाकी है, कितना जमा, सारा कुछ। और उसमें आप फिर उसमें बिल पर आप उस पर क्लिक करेंगे पेमेंट पर, तो आपके पास ऐड बिल ऑफ पेमेंट आएगा। पेमेंट के बाद आपसे उसमें लास्ट में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पूछता है कस्टमर के, अपना खुद का नहीं डाल सकते, कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछता है, उनमें से कोई सा एक डाल दें। और डालने के बाद आप उस पर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। और पेमेंट जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास प्रिंट के लिए रसीद आ जाती है, आप प्रिंट रसीद कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस किसके द्वारा, ई मित्र के द्वारा आप कोई बिजली का बिल या नल का बिल भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारी सुविधाएं आपको ई मित्र में मिलती हैं। जैसे मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जैसे पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, इस तरह की सारी सेवाएं आप ई मित्र कर सकते हैं। इसमें भी आप जाकर, यदि आप मान लीजिए मूल निवास बना रहे हैं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट उस पर जाएँ, एविल एप्लीकेशन सर्विस पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखें। लिखने के बाद आपके पास पेज खुलेगा। उसमें आपको क्या करना है, आपका भामाशाह नंबर है या आधार कार्ड नंबर वो डालें। डालने के बाद जो कैंडिडेट है, जिसका कहने का मतलब है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो डाल देंगे। डालने के बाद आप उसका जो पेमेंट होता है, पेमेंट करने के बाद प्रिंट पर आ जाएगा। प्रिंट कराने के बाद 2-4-5 दिन में वो आपका जो भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो बनकर आपके पास आ जाएगा। प्रिंट करके आप क्लाइंट को आप दे सकते हैं। इस तरह का काम आप कर सकते हैं, किसके द्वारा, ई मित्र के द्वारा। ये ध्यान रखना। और SSID में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के हैं। जैसे मान लो आपको सिविल सर्विस के फार्म भरने हैं, RPSC के फार्म भरने हैं, या अलग कोई आपको कुछ काम करना है, स्कॉलरशिप फार्म भरना है, वो सारे काम कर सकते हैं। यह भी आपको जन आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है उसको देखना है, एनी अदर बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है रोजगार विभाग में पंजीकरण कराना डिपार्टमेंट। देखिए इसी में एक आइकन और आता है, यदि आप बेरोजगार भाई हैं तो आप इसमें जाएं, साइट पे इस पर दे रखा है रोजगार विभाग में पंजीकरण, आप इस पर जाएं, SSID खोलें अपनी SSID, आप खुद की SSID बना सकते हैं या ई मित्र की SSID से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दोनों, या तो आपकी सेल्फ हो खुद की, और आपकी सेल्फ नहीं है तो आप ई मित्र की ID से SSID से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप इसमें जाकर रोजगार विभाग के साइट पर जाकर आप उसमें अपनी पूरी डिटेल्स, आपने क्या कर रखा है, क्या डिप्लोमा है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस चीज़ में आपका टैलेंट है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद इसमें आपको दे रखा होगा तो आप इसमें एम्प्लॉयमेंट और जॉब सीकर आएगा तो आप जॉब सीकर पे क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरी आप प्रोसेस इसमें डाल सकते हैं। और आपके पास आपका एक OTP आएगा या पासवर्ड आएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और आप उसको पंचिंग करके सबमिट कर देंगे। तो ये सारी प्रोसेस आप इसके द्वारा ईजी वे में कर सकते हैं ये चीज़ें। तो आप यदि कोई बेरोजगार है तो आप अपना नाम भी दर्ज करा सकते हैं इसके द्वारा। इसी में अगला नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका सभी का टॉपिक, आगे चलें। ठीक है, ओके। आगे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना। देखिए जैसे ही अब कॉलेज का दौर आएगा, जैसे एग्ज़ाम खत्म होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं। गर्मी की छुट्टी आने के बाद फिर क्या आता है, दिमाग रखता है पढ़ाई करनी, मौज मस्ती पूरी हो गई। मौज मस्ती के बाद हम सोचते हैं पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, कॉलेजों के रिजल्ट आ गए। मान लीजिए आपको कॉलेज है जैसे BBA, BCA, MBA या और बड़े पॉलिटेक्निकल है, ITI, इस तरह के कोर्स आपको यदि उनका फॉर्म फिल करना तो क्या करना पड़ेगा, आपको विश्वविद्यालय की साइट है, इस पर आपको जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क आपको ऐसे करा सकते हैं, इसकी साइट पर, इस पर विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरने के लिए आप इस साइट पर जा सकते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी के हैं यहाँ से आप फीस जमा कर सकते हैं इसी हिसाब कर, और यहीं से आप इस पर जाकर DCE पर जाकर भी आप यहीं से आप अपने एप्लीकेशन फार्म भी भर सकते हैं। आप चाहें तो बिना ई मित्र के भर सकते हैं, पर उसमें आपको SSID चाहिए, आप खुद की SSID से भर सकते हैं, या इससे ID से भी आप भर सकते हैं। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, जैसे आप फीस जमा करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, पिता का नाम है, कितनी फीस मांगता है, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे, वेरीफाई कर सबमिट कर देंगे, आपके पास उसकी प्रिंट रसीद आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका कॉलेज का, आप यदि फॉर्म भरते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से आप ये कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और दे रखी है आपके पास
कि विश्वविद्यालय की फ़ीस का भुगतान या बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए अब आपको लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। ये बात सबसे बढ़िया बेटर देखिए, देखो जैसे हिंदुस्तान डिजिटल की ओर जा रहा है, तो इसमें देखिए भीड़ भाड़ से हम कम बचें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो भीड़ भाड़ ये है कि इसको आप जो बिजली के बिल हैं, नल के बिल हैं, वो आप खुद भी अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। डरे नहीं, हो सकता है एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो, तीसरी बार कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। यदि नहीं आता है तो मुझसे पूछना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। इस माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम ले रहे हैं जन सूचना पोर्टल। देखिए जन सूचना पोर्टल के बारे में हम आपसे डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को यहीं रोक लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे जन सूचना पोर्टल के बारे में, कि जन सूचना पोर्टल आम पब्लिक के लिए क्या क्या फ़ायदा करेगा और इससे आने वाले समय में क्या क्या फ़ायदे होंगे पब्लिक के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि कोई आपको लगता है कुछ सुझाव देने या कुछ टॉपिक आपको क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।